रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियों और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई रोक दे, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। दरियासना हिंदुस्तान ने खुद को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदाद से अलग कर लिया है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत की मजम्मत की गई थी और पड़ोसी मुल्क से रूसी अफवाज के फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमे के रोज अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश की गई करारदाद के मसौदे पर वोट दिया। पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड समेत कई दीगर ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट किया, जबकि हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के वीटो की वजह से यह करारदाद रद्द हो गई। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, आज तीसरा रोज है, किस तरह के हालात हैं वहां पर? देखिए, रूस के तरफ से जो हमला हुआ है यूक्रेन पे, उसको लेकर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने बोला है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कि वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, सभी डायरेक्शन से बमबारी हो रही है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में जो सरकार है, ज़ेलेंस्की सरकार जो है, वो अब तक कैपिटल छोड़ के भागी नहीं है, वो वहीं है और मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इसी बीच जो भारतीय छात्र हैं, उनका जो मैटर सबसे ज्यादा चिंताजनक है, अभी भी बना हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मुंबई से एक फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है पड़ोसी मुल्क के लिए, ताकि वहां रोमानिया के लिए, ताकि वहां से भारतीय छात्रों को वापस निकाला जा सके। और जिन्होंने कल करीब 470 स्टूडेंट्स ने कल क्रॉस ओवर किया, उनको वापस भारत लाया जा सके। इसी बीच यूएनएससी में भी कल वोटिंग हुई है एक रेजोल्यूशन पर जो रूस के खिलाफ था। उस रेजोल्यूशन पर भारत की तरफ से एब्सटेन किया गया। भारत ने चीन और यूएई के साथ एब्सटेन किया, रशिया ने इसको अपोज किया और बाकी 11 मुल्कों ने इसको सपोर्ट दिया, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि जो सॉवरेन कंट्रीज की टेरिटरी होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यानी इशारा में उन्होंने रूस को ये बोला है और कहा है सभी देशों को इसका पालन करना चाहिए। हालांकि डायरेक्टली रूस का नाम लेके ये बात उन्होंने नहीं कही है। भारत अपने स्टैंड पे कायम है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जाना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहूंगा, अमेरिका रास्त तौर पर या डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, लेकिन लगातार ये कह रहा है कि रूस को पीछे हटना चाहिए, या इसके अलावा कई तरह की पाबंदियां आयद करने की बात कही जा रही है, कई तरह की पाबंदियां आयद भी कर दी गई हैं। बिल्कुल। आज सुबह जो सबसे बड़ी खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर, प्रेसिडेंट पुतिन पर अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगा दिए गए हैं। और वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है कि जो ये सैंक्शन हैं, ये यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया है, जो क्रूर हमला किया है, उसके जवाब में ये सैंक्शन लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। और न सिर्फ पुतिन पर बल्कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 3 मेंबर्स पर भी ये सैंक्शन लगाए गए हैं। और जो ट्रेजरी है, अमेरिकन जो ट्रेजरी है, उन्होंने सैंक्शन लगाए, जिसमें रूस के विदेश मंत्री लावरोव का नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है सैंक्शन लगाकर, लेकिन ग्राउंड पर जो इसका असर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। रूस फोर्सेज आज भी वहां पर बमबारी कर रही हैं। और इसी बीच एक ये खबर ये भी आ रही थी कि पुतिन की तरफ से मिन्स्क में, यानी कि बेलारूस की राजधानी में, बातचीत को लेकर प्रस्ताव आगे रखा गया है, जिसको पहले इनकार कर दिया था यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अब माना जा रहा है कि यूक्रेन भी अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है। और मिन्स्क में अब तलाशी जा रही है जगह जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, रूस और यूक्रेन की फौजी ताकत की अगर हम बात करें तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। यूक्रेन एक बहुत हल्की, उसके पास जो फौजी ताकत है, लेकिन इसका ये दावा है कि इसने 60 फौजियों को मार गिराया, कई हेलीकॉप्टर जो इनके रूस के उसको भी नष्ट कर दिया है। देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब वॉर सिचुएशन होती है, तो बहुत तरह के दावे किए जाते हैं। हालांकि रशिया की तरफ से ये भी दावा किया गया कि ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया से यूक्रेन फायर कर रहा है। और ये भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिटीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कई सारे हेलीकॉप्टर्स, उनके
प्लेन्स उनको मार गिराया है, लेकिन ये वो दावे हैं जिनका कंफर्म कर पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि कोशिश यही है कि इस वॉर को जल्द से जल्द रोक दिया जाए। भारत ने भी इसको लेकर अपना स्टैंड साफ किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब बातचीत होती है रूस और यूक्रेन के बीच में मिन्स्क में, तो उससे क्या कोई हल निकल पाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि कितना जानी नुकसान हुआ, क्या जानकारी इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे पा रहे हैं इस जंग में? देखिए, कल पहले दिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी यूक्रेन की तरफ से, तो 137 लोगों के मारे जाने की खबर थी। डे 2 को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। हालांकि रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि करीब 200 यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, हालांकि उन्होंने उनको बताया है कि वो यूक्रेन की फोर्स के साथ वो काम करते हैं। वहां पर 200 लोगों के मारे जाने का दावा रूस ने किया है। हालांकि ये ऑफिशियल यूक्रेन की तरफ से इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन देखिए इसमें कुल मिला के अभी तक कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हम भी ये देख रहे हैं कि जो अटैक रूस की तरफ से हो रहा है वो रेजिडेंशियल इलाकों में भी हो रहा है। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली फिगर अभी तक कितना है, क्योंकि यूक्रेन में अभी तक सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में सही फिगर दे पाना भी शायद मुमकिन नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रूस ने कल अपनी पूरी तवज्जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मरकूज रखी। आज भी कीव पर रूस की जानिब से मिसाइल दागे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव के कई इलाकों में धमाकों और गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। वहीं नेटो ने वाजे किया कि वो यूक्रेन की ज़मीन के एक एक इंच की हिफाजत करेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के मुकम्मल इमदाद भी फराहम की जाएगी। नेटो के सरबराह ने कहा कि रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर रूस और यूक्रेन में फौज भेजने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दरअसल रूसी फौजियों ने कीव में ज़बरदस्त फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौज से कहा है कि वो कंट्रोल अपने हाथ में ले। और यूक्रेन में रूसी फौज के हमलों के बीच हुकूमत हिंद की जानिब से वहां मौजूद हिंदुस्तानियों को हिफाजत से वतन वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद हुकूमत हिंद इन्हें बाहिफाजत वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और मुतबादिल रास्तों की तलाश में है। अब यूक्रेन में फंसे लोगों को सरहद के रास्ते रोमानिया लाया जाएगा और वहां से इन्हें हवाई जहाज़ के जरिए हिंदुस्तान लाया जाएगा। एयर इंडिया आज अपनी 3 परवाज़ें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और 1 परवाज़ हंगरी के लिए रवाना करेगा ताकि हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा सके। ज़राए के मुताबिक मुंबई से एयर इंडिया का एक तैयारा परवाज़ भर चुका है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरी सड़क के जरिए यूक्रेन रोमानिया की सरहद पर पहुंचे हैं। इन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत के एहलकार बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि इन्हें एयर इंडिया के इन 3 परवाज़ों के जरिए हिंदुस्तान लाया जा सके। No, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, यूक्रेन और रूस के दरमियान लगातार जंग जारी है, 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, फायर लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। इस बीच हिंदुस्तान ने एक अहम कदम उठाया, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे यूक्रेन में उनको भारत वापस लाने के लिए। क्या ताज़ा जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, यूक्रेन में जिस तरह से हालात बने हैं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि युद्ध हो रहा है, तो इस हालात को देखते हुए भारत सरकार
लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत मूल के जो रहने वाले निवासी हैं उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आज उसी के मद्देनजर 470 लोगों को यूक्रेन से भारत लाया जाएगा, जिसमें कि एयर इंडिया का विमान जो है आज वहां पहुंचने के बाद उन तमाम लोगों को लेकर यहां आएगी। लेकिन इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन से आप निकलते हैं और अपने पड़ोसी मुल्क के रास्ते से अगर वहां से निकलना चाहते हैं तो कभी भी अपने मन से ना निकले। इस मामले की जानकारी जो है स्थानीय जो दूतावास में इस मामले की जानकारी देने के बाद ही वहां से निकले। और इसके साथ ही जो आपका वाहन होगा उस वाहन पर भारत का तिरंगा भी अवश्य लगाएं और उसके बाद ही वहां से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हैं रूस और यूक्रेन के सेनाओं के बीच में, तो वहां पर कोई ऐसे हालात ना हो जाए जिसके चलते भारतीय लोगों पर भी ऐसे हमले हो जाएं या वो इस तरह के मामलों में बीच में आ जाए। तो इस मामले को लेकर विशेष तरह के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरे तरफ देखा जाए कि जिस तरह से आज 470 लोग आएंगे और उसके बाद जो दूसरी और तीसरी खेप होगी वो किस तरह से वहां पे लोगों को लाया जाएगा, वो कौन कौन से लोग हैं, उसके पहचान से संबंधित तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं उसको भी पूरा किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द यूक्रेन से उन तमाम भारत मूल के लोगों को वहां से निकाला जाए और भारत में लाया जाए। शंकर, एक सवाल ये करना चाहूंगा, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जिस तरह की बाइट्स लोगों के आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट ज्यादा दिख रहे हैं जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, एमबीबीएस कर रहे हैं वहां से बच्चे, उनके जो घर वाले हैं, परिजन है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई हेल्प डेस्क यहां पर बनाई गई है ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके लोगों को किस हाल में उनके बच्चे हैं? देखिए, राजधानी दिल्ली में जो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसका नंबर जो है वो सार्वजनिक किया जा चुका है और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को लगातार लोगों के समक्ष डाला जा रहा है, जिसमें कि खासतौर पर मीडिया के मार्फत डाला जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन का नंबर क्या है। तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क करके तमाम बातों को रख सकते हैं और आपके अगर कोई परिचित हैं, आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और किस इलाके में फंसे हुए हैं तो उसकी जो जानकारियां हैं आप वहां दे सकते हैं। या अगर वहां पर यूक्रेन में जो लोकेशन है वहां पर उनसे संबंधित कोई मोबाइल नंबर या वहां से संबंधित कोई जानकारियां हैं तो वो भारतीय विदेश मंत्रालय को दिया जा सकता है और उसके बाद ये नंबर लेने का जो व्यवस्था की जा रही है कि जिससे कि वहां से आसानी से उसे निकाला जा सके, या वहां पर अगर कोई वहां पे फंसा है तो उसको संपर्क करके उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कई अलग अलग राज्यों के भी कंट्रोल रूम बनाए गए, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के भी इस तरह से बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं जहां पे काफी लोग आके संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करने के बाद अपनी बातों को वहां रख रहे हैं। और वो जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किया जा रहा है और भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले पर आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगातार आगे की कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाज़े के दरमियान जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी ने अपने महकमे तालीम के अफसरान से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी तालिब इल्म मजहबी लिबास में स्कूल में ना आए। SDMC के एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन नीता शर्मा के मुताबिक मशरक़ी दिल्ली के एक स्कूल में एक वाक़या सामने आया था जहां एक लड़की हिजाब पहनकर स्कूल गई थी। इसको जहन में रखते हुए हमने स्कूल में ड्रेस कोड पर अमल करने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम प्राइमरी स्कूल MCD के तहत आते हैं। हम बच्चों को मजहब की बुनियाद पर लिबास पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। स्कूलों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। नीतिका शर्मा के मुताबिक तलबा को अपने लिबास पहनने के अंदाज में यकसा नजर आना चाहिए, वरना इनमें अदम मसावात का एहसास बढ़ेगा। शर्मा ने डायरेक्टर एजुकेशन SDMC को खत भी लिखा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, कर्नाटक में हिजाब का मामला भी खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट में सुनवाई तो मुकम्मल हो चुकी है लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा। लेकिन इस दरमियान दिल्ली से भी खबर आ रही है, यहां पर भी इस तरह का मसला कुछ शुरू हुआ है और गाइडलाइन भी स्कूल की तरफ से जारी कर दी गई है।
जी बिल्कुल आजम, देखिए ये कहीं ना कहीं हिजाब का मुद्दा कहीं ना कहीं तमाम जो स्कूल हैं वहां पर पहुंचना भी शुरू हो गया है। और ये बहुत विचित्र स्थिति है कि दिल्ली के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो उनके अंतर्गत स्कूल आते हैं उन तमाम स्कूलों के बच्चों के ये जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसी ड्रेस कोड के आधार पर बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत दी गई है। और ये तमाम चीजों की जो शुरुआत है वो फिलहाल कर्नाटक से ही शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस मामले में यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को सुना और उनके बाद फैसला सुरक्षित रखा। लेकिन बिना उसके फैसले के इंतजार किए तमाम जो स्कूल्स हैं, जिसमें मुझे लगता है आजम ये दिल्ली का पहला ऐसा स्कूल होगा जहां पर इस प्रकार के रेजोल्यूशन को फिलहाल जारी किया गया है और है कि तमाम जो बच्चे हैं वो अपने स्कूलों के बताए हुए ड्रेस कोड के आधार पर आए। बहरहाल ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर बनने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अगर इस प्रकार की चीजों की शुरुआत होगी तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फिलहाल इस श्रेणी में आगे उतर भी सकते हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अभी फिलहाल विरोध का असर कितना और बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जो फिलहाल तमाम संवैधानिक बेंच है जिन्होंने सुना है उसका फैसला क्या होगा, लेकिन फैसले के पहले ही इस प्रकार स्कूलों का आदेश कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाला जरूर लग रहा है। और सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति ये है कि बिना अदालत के इंतजार किए इस प्रकार के स्कूलों के द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, कर्नाटक के शिमोगा में आज से कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन दफा 144 पीर की सुबह 9 बजे तक जारी रहेगी। शिमोगा में अब सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आर सिलमोनी ने अहकाम जारी कर दिए। ख्याल है कि 20 फरवरी की रात को शिमोगा में बजरंग दल कारकुन हर्षा का कत्ल हुआ था, जिसके बाद शिमोगा में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे और हालात कशीदा हो गए थे। अब शिमोगा शहर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे बेंगलुरु के जहां समाचार नुमाइंदा रऊफ इस वक्त जुड़े। रऊफ, बड़ी खबर यह है कि शिमोगा में आज से कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, अब हालात एक तरह से नॉर्मल हो गए हैं। किस तरह के हालात वहां पर कुछ जानकारी मिल पा रही है कर्फ्यू हटने के बाद? जी देखिए, हालात अब मामूल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कशीदगी जरूर है। तो लिहाजा दफा 144 नाफिज करते हुए हुकूमत में जिला इंतजामिया ने राहत फराहम करने की कोशिश की है अवाम को, और खास तौर पर ताजिरों को जो पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से जिनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है कर्फ्यू की वजह से। तो कुल मिलाकर मजमूई सूरत हाल मामूल की तरफ लौट रही है। अब यहाँ पर जो है कई सवालात भी इस पूरे मामले को लेकर उभर रहे हैं। आजम, तो क्या स्कूल कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं रऊफ? जी देखिए, अब तक यानी कि आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हो सकता है कि पीर से जिला इंतजामिया कुछ फैसला ले, क्योंकि एक दफा 144 जो है पीर सुबह 9 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगी और तमाम तर इंतजामात यानी कि हिफाजती इंतजामात अभी सख्त बरकरार है, सख्ती बरकरार है, चौकसी बरकरार है शिमोगा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह आज महाराजगंज में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वहीं जेपी नड्डा कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। तो सीएम योगी आज अम्बेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में रैलियां करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में शाम 5 बजे अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वहीं यूपी में इंतखाबी तशहीर के लिए अपोजिशन भी तूफानी मुहिम चला रही है। आज एसपी सद अखिलेश यादव बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। तो प्रियंका गांधी महाराजगंज में अवामी जलसे से खिताब करेंगे और रोड शो करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती गोरखपुर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। यूपी में 5वें मरहले के लिए कल वोटिंग होनी है। कल 5वें मरहले में 12 अजला के 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अनामिका से, जो इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद है। अनामिका, जानना चाहेंगे 5वें मरहले के तहत कल पोलिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? क्योंकि आज सारे जो बड़े लीडर हैं वो सारे सरगर्म दिख रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए कल के मतदान को लेकर तो सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। बड़ी बात यह है कि इस 5वें फेज में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की बात करें या इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बात करें
या फिर तेज नारायण पांडे जो अयोध्या से विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनकी बात करें तो बहुत सारे चेहरे इस बार ऐसे हैं जिनके लिए मतदान होना है। अगर जिलों की बात की जाए तो श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, यानी कि ये जो जिले हैं यहाँ पर मतदान होना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कई सियासी दिग्गजों के लिए मतदान होना है। बड़ी बात ये कि ये वो जिले हैं जिसको लेकर के चाहे देश के दिग्गज नेता हो या विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हो, सबने जमकर प्रचार भी किया है। तो देखते होगा कि 5वें फेज में वोटिंग का परसेंटेज क्या कहता है और दिग्गजों की किस्मत का जो फैसला होता है वो जनता किस तरीके से करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए। गुज़िश्ता रात राजधानी दिल्ली और अतराफ के इलाकों में तेज हवा, गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी की है। बारिश के दौरान 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला भी जारी रहा। महकमा मौसमियात ने दिल्ली समेत मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, जनूबी हरियाणा और शुमाली राजस्थान के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ साथ 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा की पेशकयासी भी की है।